नमस्कार, वेलकम टू स्टर्निंग कंपटीशन क्लासेस। आज हम देखेंगे टॉप 1000 हिस्ट्री क्वेश्चंस का पार्ट 3, जिसे हम 2020 सीरीज भी कहते हैं। और आज हम क्वेश्चन नंबर 101 टू 150 करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी, नेवी, बैंक, एसएससी, रेलवे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे कवर करने वाले हैं। और इस सीरीज़ के पूरे 20 पार्ट्स आने वाले हैं, तो ये पार्ट नंबर 3 है। तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। सिंधु सभ्यता की लिपि में कितने मूल चिन्ह तथा अक्षर थे? तो सिंधु सभ्यता की लिपि में कुल 64 मूल चिन्ह तथा 250 से लेकर के 400 तक के जो थे वो अक्षर थे। तो कुल मिला के 400 तक अक्षर और 64 मूल चिन्ह थे सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता लिपि में जो सर्वाधिक प्रचलित चिन्ह था वो कौन सा था? वो मछली का चिन्ह सबसे ज़्यादा प्रचलित था सिंधु सभ्यता के समय में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित चिन्ह कौन सा था, तो आपका आंसर होना चाहिए मछली। सिंधु सभ्यता के विनाश का जो संभवतः कारण था वो क्या था? जो सर्वमान्य कारण था। कारण तो बहुत सारे दिए गए हैं, पर जो सर्वमान्य कारण था वो था बाढ़। वैदिक काल की जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो क्या निर्धारित की गई है? तो वैदिक काल का विभाजन मुख्यतः 2 पार्ट में किया जाता है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व लिया गया है। और जो वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल हम कहें, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना आर्यों ने की थी। अब आर्यों से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरा कवर किया हुआ आर्य वैदिक काल को। लगभग 1 घंटे की क्लास है, तो आप उसमें सारे ही डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप उसको 100% अटेंड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक लोगों द्वारा जो सर्वप्रथम धातु उपयोग की गई थी वो कौन सी धातु थी? तो ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान बताया है वो क्या बताया है? तो मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को बताया है, जिसे यूरेशिया भी कहा जाता है, जो कि एल्प्स पर्वत के पास में है। आर्य लोग कौन सी भाषा बोलते थे? तो आर्य लोगों की भाषा संस्कृत थी और वो संस्कृत बोलते थे। क्या आर्य लोग मत प्रधान सत्ता में रहते थे? नहीं, आर्य लोग जो रहते थे वो सत्तात्मक समाज में रहते थे। आर्य समाज जो था वो पितृ प्रधान था। मतलब वहाँ पे जो पिता है, पुरुष थे, वो प्रधान होते थे, मुखिया होते थे घर के। जो समाज की सबसे छोटी इकाई थी वो थी परिवार, यानी कुल, जिसका मुखिया कुलप कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 110, आर्यों ने प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा था? तो आर्यों ने प्रशासनिक इकाई को कुल 5 भागों में बांटा था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्जाम में आता ही रहता है, तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। तो कौन कौन सी वो 5 प्रशासनिक इकाई थी? कुल, ग्राम, विष, जन तथा राष्ट्र। अगला क्वेश्चन, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी और वो विष का प्रधान क्या कहलाता था? विष्पति कहलाता था। और जन के शासक को क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक जो अधिकारी थे ये रत्निल कहे जाते थे। ठीक है, सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक जो अधिकारी होते थे इन्हें क्या कहा जाता था? रत्निल कहा जाता था। और इनकी संख्या कितनी होती थी? 12 होती थी। तो याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 112 में हमने इस बात की चर्चा की है, और इनकी संख्या कितनी है? 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं थी वो भी सभा में भाग लेती थी। ठीक है, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे। ऋग्वेद में जन शब्द का जो उल्लेख हुआ है वो लगभग 275 बार उल्लेख हुआ है। विश्व जो शब्द हुआ है उसका 170 बार, और सभा का 8 बार, समिति का 9 बार प्रयोग हुआ है। शूद्र शब्द का उल्लेख केवल 1 बार आया है। ठीक है, ये आंकड़े हैं, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन अगर आपका बनेगा तो वो इस हिसाब से बनेगा कि जो जन शब्द है वो सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार
उपयोग किया जाने वाला शब्द है तो वो कौन सा है, तो वो आपका जन शब्द आएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से सरस्वती नदी जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा पवित्र नदी थी। यद्यप इसमें जो है गंगा और यमुना जो नदियां हैं, ठीक है, इनका उल्लेख सिर्फ एक ही बार मिलता है। तो अगर क्वेश्चन आपका आता है कि ऋग्वेद की सबसे जो महत्वपूर्ण नदी थी वो कौन सी थी, तो सरस्वती नदी थी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में जो विधवा थी वो अपने पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी और उस प्रथा को क्या कहा जाता था, नियोग प्रथा कहा जाता था। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आता है कि नियोग प्रथा किसे कहते थे ऋग्वैदिक काल में, तो जो विधवा औरतें होती थी अपने देवर से शादी करती थी, उस प्रथा को क्या कहा जाता था, नियोग कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख स्त्रियां कौन कौन सी थी, तो उस समय लोपामुद्रा, घोषा, शिक्ता, अपाला और विश्वारा, इन स्त्रियां, ये जो स्त्रियां थी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, और ये उस समय की प्रमुख स्त्रियां थी। आर्यों का प्रमुख जो पेय पदार्थ था वो कौन सा था, तो सोमरस, सोमरस शराब। ठीक है, ये शराब नहीं है, सोमरस जस्ट वैसे ही एक पदार्थ है जो उस समय का सबसे ज़्यादा प्रमुख पदार्थ होता था। ऋग्वैदिक समाज में कितने प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग होता था, तो ऋग्वैदिक समाज में 3 प्रकार का वस्त्रों का होता था, वास, अधिवास तथा उष्ण। अब इनके विषय में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है पूरा वैदिक काल के ऊपर, जिसमें से आप वहाँ पे जाके पूरी जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चंस याद कर लें और आपको आंसर टिक करने हैं, वहाँ पे आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर किए हुए हैं, तो वहाँ पे भी जाके एक बार वीडियो को जरूर देखें। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीव कहा जाता था, अंदर पहनने वालों को कपड़ों को क्या कहा जाता था, नीव कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक समाज में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे, तो उसको वेकनाट यानी सूदखोर कहा जाता था। ठीक है, क्या कहते थे, वेकनाट कहते थे, जो कि ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति होते थे। ऋग्वैदिक समाज में अमाजु किसके लिए प्रयोग किया जाता था, अमाजु एक शब्द है, तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता, जो अविवाहित स्त्रियां होती थी उनको क्या कहकर पुकारा जाता था, अमाजु। ऋग काल का जो प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था, तो ऋग काल का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था और कृषि, ये 2 चीज़ें प्रमुख व्यवसाय थे। लेकिन इसमें से अगर एक आंसर आता है तो आप, अगर कोई दोनों ही ऑप्शन आते हैं तो आपको टिक करना है पशुपालन, क्योंकि पशुपालन ही मेन व्यवसाय था और कृषि का जो स्थान है वो सेकंड आता है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था, तो सोमरस था, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बस आपके रिवीजन के लिए हमने इसको दोबारा डाल रखा है। कृषि संबंधित प्रक्रिया से संबंधित जो उल्लेख ऋग्वेद में है वो किस मंडल में मिलता है, तो कृषि प्रक्रिया से संबंधित जो उल्लेख है ऋग्वेद में वो हमें उसके 4थे मंडल में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, 4थे मंडल में मिलते हैं। ठीक है, कृषि 4था मंडल, कृषि 4था मंडल, ऐसे करके आप इसको याद कर लीजिए। अंदर वाले पहनने वाले कपड़ों को क्या कहा जाता था, नीव कहा जाता था, ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे और प्रमुख देवता और पशु कौन थे, तो प्रमुख देवता इंद्र तथा प्रिय पशु कौन सा था, घोड़ा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर कर रखी हैं अपने वीडियो में, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। वैदिक काल में लोहे तथा तांबे को क्या कहा जाता था, तो वैदिक काल में लोहे को श्यामयस तथा तांबे को लोहितयस कहा जाता था। ठीक है, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा अजीब से आएंगे क्योंकि हम लोहे को हो सकता है को लोहितयस लगा के आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर आपने वीडियो देख रखा है तो आप पक्का क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो लोहे को श्यामयस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि श्याम मीन्स काला होता है, लोहे का कलर कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कलर के हिसाब से जाइएगा, श्यामयस कहते हैं और तांबे को लोहितयस कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पक्का आएगा एग्जाम में। आर्यों ने किस धातु की खोज की थी, तो आर्यों ने लोहा धातु खोज की थी और ये लोहे की जो खोज हुई थी ये उत्तर वैदिक काल में हुई थी, ऋग्वैदिक काल में नहीं हुई थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें मैंने डिटेल में वीडियो में कवर की हुई हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। तो यज्ञ विधान प्रक्रिया किस काल की देन है, तो इसका आंसर है आपका उत्तर वैदिक काल की देन है। यज्ञ जो प्रक्रिया है किस काल की देन है, ये उत्तर वैदिक काल की देन है। अगला क्वेश्चन, राजसी यज्ञ का प्रचलन किस काल में हुआ, तो राजसी यज्ञ का जो प्रचलन है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक है, किस काल में हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुआ।
और यह किस चीज़ से संबंधित था, राजसूय यज्ञ या राज्याभिषेक से संबंधित था। आपने मूवीज़ में या फिर रामायण वगैरह में देखा होता है राज्याभिषेक करना है, राज्याभिषेक करना है। तो ये सारी प्रथा कब से स्टार्ट हुई है, उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट हुई है। अब ये याद कर लेना। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर जो प्रजापति थे, ठीक है, प्रजापति एक प्रकार के देवता हैं, वो सर्वाधिक प्रिय हो गए और महत्वपूर्ण देवता हो गए। तो इसका मतलब यह है कि उत्तर वैदिक काल से पहले, मतलब ऋग वैदिक काल तक या पूर्व वैदिक काल की अगर हम बात करें तो पूर्व वैदिक काल में इंद्र का प्रमुख स्थान था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति का प्रमुख स्थान हो गया। ठीक है, तो ये भी एक आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सृष्टि के रचयिता के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो सृष्टि के रचयिता के कौन था उत्तर वैदिक काल में, प्रजापति। विष्णु विश्व के संरक्षक थे। ठीक है, और पूषण जो थे वो शूद्रों के देवता थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। तो ये तीनों ही ऑप्शन याद कर लीजिएगा। किस काल में सर्वप्रथम गोत्र एवं आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, आंसर आपका हो सकता है पूर्व वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, ठीक है, या कुछ और ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में हमें किन चीज़ों की जानकारी मिलती है, किस चीज़ का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, तो गोत्र एवं आश्रम एवं गोत्र व्यवस्था का। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम गोत्र एवं आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, आश्रम व्यवस्था की स्थापना किस काल में हुई, तो उत्तर वैदिक काल में हुई। ठीक है, क्वेश्चन जस्ट घुमा के ऐसे पूछे जाएंगे आपके। उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रमों की हुई स्थापना, कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ की स्थापना हुई। ठीक है, टोटल 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ की, लेकिन स्थापना किसमें हुई, उत्तर वैदिक काल में। गृहस्थ आश्रम जो है वो सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या है कि जिस समय आप शादी करके और अपने परिवार के साथ अपनी जीवन यापन करते हैं उसको गृहस्थ आश्रम माना गया, क्योंकि इस आश्रम में मनुष्य वर्ग त्रिवर्ग यानी पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ एवं काम का एक साथ उपयोग करता है, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगला, पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार किस उपनिषद में आई, तो पुनर्जन्म की जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद में आई। ठीक है, किस उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में आई। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में जो लोगों की जीविका थी उसका मुख्य आधार क्या था, तो लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि था। उत्तर वैदिक काल में खेत जोतने के हल को क्या कहा जाता था, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करिए इसको। तो खेत जोतने का जो हल था उसको सिरा कहा जाता था तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है, हल को सिरा कहा जाता था। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट में होता था, हल के जो हल का डंडा होता था उसके बिल्कुल लास्ट में, तो इसलिए उसको सिरा कहा जाता था, तथा जो हल रेखा होती थी उसको क्या कहा जाता था, सीता कहा जाता था। शतमान और निष्क किस काल की मुद्राएं थी, तो शतमान और निष्क जो है वो उत्तरकालीन मुद्राएं थी। उत्तरकाल की अगर आपके ऑप्शन आते हैं कि यह शतमान जो है किस काल की मुद्रा थी, तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तर वैदिक काल की। प्रथम बार पक्की जो ईंटों का प्रयोग मिलता है, ठीक है, वो उत्तर वैदिक काल के किस नगर से मिलता है, तो उत्तर वैदिक काल के कौशाम्बी नगर से मिलता है। ठीक है, आंसर याद हो गया। तो जो पहली बार उत्तर वैदिक काल में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है वो कौशाम्बी नगर से मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता कौन थे, तो ऐतरेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता महिदास थे। अब ऐतरेय ब्राह्मण के विषय में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप वो वीडियो एक बार जाकर देखें, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आरण्यक शब्द का क्या अर्थ होता है, तो आरण्यक शब्द का अर्थ होता है वन में लिखा जाने वाला। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं, और इन्हें वन पुस्तक भी कहा जाता था। क्यों, क्योंकि ये जंगल में लिखे जाते थे, तो इसीलिए इनको वन पुस्तक कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा का राज्याभिषेक किस यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था, बताइए, हमने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो राजसूय यज्ञ के द्वारा इसको संपन्न किया जाता था। महाभारत का तमिल में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था, तो पेरुन देवनार ने। किसने किया था, पेरुन देवनार ने किया था। महाभारत का तमिल में सर्वप्रथम जो अनुवाद हुआ है। रामायण का बांग्ला भाषा में जो सर्वप्रथम अनुवाद है वो किसने किया था, तो कृतिदास ने किया है। किसने किया है, कृतिदास ने। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो एक बार याद कर लीजिए इनको।
मुनित्रय किसे कहते हैं? मुनित्रय का मतलब जो 3 मुनि थे उनका जो, जैसे त्रिमूर्ति अपने यहाँ जो 3 बॉलर हैं उनको त्रिमूर्ति के नाम से हम लोग कहते थे क्रिकेट में, उसी तरीके से मुनित्रय किसे कहते थे? तो मुनित्रय कहते थे पाणी, पतंजलि और कात्यायन को। इन तीनों जो मुनि थे इनके ग्रुप को क्या कहा जाता था? मुनित्रय कहा जाता था, क्योंकि ये अपने समय के सर्वश्रेष्ठ हैं। पुराण जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान, मतलब प्राचीन जो चीज़ें हैं उनके विषय में जो भी आख्यान मिलता है उसे क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं। और आज का आखिरी क्वेश्चन, वाजपेय यज्ञ किससे संबंधित है? तो वाजपेय यज्ञ जो है एक रथ दौड़ से संबंधित है, जिसमें राजा का जो रथ होता था वो सबसे आगे रहता था। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 101 से 150 कर लिए हैं। ये सारी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को एक बार फिर से चाहे देख लीजिए या जब आपको समय मिले आप दोबारा देखिए, लेकिन अगर आपको डिटेल में सारी चीज़ें जाननी है तो जो हमने एक दूसरा वीडियो बना रखा है आप उस पर जाके देखिए और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी, नेवी, बैंक, रेलवे, एसएससी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए पक्का, इन क्वेश्चन से आपका सामना होने वाला है। और अगर आपने वीडियो देख लिए हैं तो आप सारे क्वेश्चन 100% करके आएंगे। आगे और भी ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपको तुरंत जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तुरंत आपको उसकी जानकारी मिल जाए और आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार हो जाएं। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।